नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं भीमसेन सिंह उज्ज्वल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शब्दों में अनेकता, एकता संघ साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एकता तिवारी स्टूडियो एंड एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी में। और आज की खूबसूरत सी शाम को बहुत ही और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमारे पास आज है एक स्पेशल एडिशन ऑफ पोएम्स, जिसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे इमोशंस को कैप्चर किया हुआ है और हर कविता में एक कहानी चल रही है और उन कहानियों में कवि का जो नजरिया है, उस नजरिए में आपको आए दिन जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, हमारे आपके हम सभी के, वो सब घट रही हैं, लेकिन एक चरवाहे की नजर से। एक चरवाहे को उसमें मेन किरदार बनाया गया है और उस मेन किरदार यानी कि मेन पपेट के थ्रू सारी की सारी कविताओं का जो है बहाव हमारे जीवन में बह रहा है। और जब भी कोई कविता संग्रह की हम बात करते हैं तो हमेशा आप देखिएगा, आपको उसमें हमेशा बहुत खूबसूरती और फ्रेशनेस मिलेगी, क्योंकि कविताएं जो होती हैं वो कवि बड़ी बड़ी बातों को बड़े छोटे से में समेटने की जब कोशिश करता है, तो उसमें वो जो फ्रेशनेस आती है ना, वो बड़ी बड़ी चीजों में या नॉवेल्स में कहीं मिसिंग होती है। तो इसलिए कविताएं हमेशा खास होती हैं। और जब भी आप कोई कविता संग्रह पुराने लोगों का, पुराने जो हम कहते हैं पुराना साहित्य, या नए लोगों का जो हम कहते हैं नया साहित्य उठाकर पढ़ेंगे, तो आपको तब की वाली फ्रेशनेस और अब की वाली फ्रेशनेस में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उस फ्रेशनेस का, उस खूबसूरती का एहसास आपको, उस ताजगी का एहसास मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाली जो आज की हमारा कविता संग्रह है, वो राजकमल ने पब्लिश किया है और जितनी भी कविताएं मैंने उसमें पढ़ी और आप लोगों के लिए चुन के रखी हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं टच की है। बाकी उज्जवल जी, आपको जो कविताएं टच की हैं, जो हमारे राजकमल के थ्रू किताब आपके हाथों में पहुंची है, जो पब्लिशर और जो राइटर हैं, उनके बारे में आप थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। कहते हैं ना कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। वाह! यूं तो केतन यादव की ये दूसरी काव्य संग्रह है, जिसका नाम है एक चरवाहे का गीत। केतन का इससे पहले एक और काव्य संग्रह आ चुका है। बहरहाल इस किताब को छापा है राजकमल प्रकाशन का एक समूह है, राधा कृष्ण। अभी जो आप बात बोलता रही थी कि इस किताब में, इन कविताओं में किस तरह से अलग अलग भाव हैं, एक चरवाहे के माध्यम से जो कवि है, जो लेखक है, किस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति जो समाज में देखता है, और राजनीति हो, गांव हो, घर हो, आपको सब कुछ इन कविताओं में, इन किताब में, इस गीत संग्रह में आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट। और रही बात केतन यादव की, तो केतन यादव की पढ़ाई लिखाई, चूंकि वो गोरखपुर से आते हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुई। वर्तमान में वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में रिसर्च स्कॉलर यानी कि पीएचडी के छात्र हैं। और आए दिन उनकी कविताएं तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। और उनके बहुत सारी कविताओं का अनुवाद हिंदी, बांग्ला, मराठी, इंग्लिश, देखा, हाँ, तो कई सारी भाषाओं में उनकी कविताओं की व्याख्या हो चुकी है, अनुवाद हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो युवा रचनाकार है, कवि है, उसकी कविताओं में कितना दम है, तेज है, कितनी आग है, कि उसकी कविताएं कितनी प्रवाहमान है और कितनी दूर दूर तक संचालित है। ऐसे ही कुछ कविताएं, जैसे कि आपने कुछ कविताएं निकाली हैं, वैसे कुछ कविताएं मैंने भी निकाली हैं। हालांकि सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं। कुछ कविताएं हम पढ़ेंगे, उन कविताओं में आपको अपनी गांव की मिट्टी, आपके आसपास का किसी ग्वाले का घर, किसी चरवाहा, आस पड़ोस वाला, वो सब कुछ आपको दिखेगा। उन कविताओं में रोजमर्रा के जीवन में जो हम लम्हे जीते हैं, जो क्षण घटित होते हैं अलग अलग रूप में, वो सब वहां पर है। और वो एक निचले तबके से लेकर एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सारी क्लास का एक मिला जुला मिश्रण है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर किसी भी कविता में किसी एक पर्टिकुलर कॉम को पकड़ के कविताएं लिखी गई हैं। हर कविता में हर वर्ग को समेटा है, बिल्कुल, प्रकृति को भी समेटा है, जर्नी लाइफ की जो होती है उसको भी समेटा है, वर्ग के हिसाब से जितनी जर्नियां होती है उनको भी समेटा है। तो बहुत खूबसूरती से इन कविताओं में कवि ने चरवाहे को माध्यम बना करके बहुत सारी जर्नियों को समेटा है। तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा फरमा रही हैं आप। ऐसी ही कविताएं, चाहे उबाला की बात हो, नदी की बात हो, पोखरे की बात हो, चिड़ियों की बात हो, या समाज और राजनीति के ऊपर एक तीखा प्रहार भी है, तो सारे रस आपको इन कविताओं में मिलेंगे। बहरहाल कविता जो पढ़ने जा रहा हूँ, पहली कविता, उसका नाम है कंपनी की गाड़ी।
आइए सुनते हैं। संकट में सोने की चूड़ी और बाली बेचने के बाद, थोड़े बचे खुचे खेत भी बेचने के बाद, झुके कंधे पर ढोया गया चारा बेचने के बाद, जब कुछ नहीं बचता तब वो मवेशियों को बेचने का दुस्वप्न देखता है। वो ग्वाला अपने बच्चे बेच रहा है या अपनी गायें, पहले वो दूध बेचा करता था। गांव के आखिरी तक पहुंच चुकी है सड़क, जिस पर कंपनी की गाड़ी दौड़ती है अब। जिस सड़क में मेरे पशु निर्बाध निर्भय जाया करते थे, सुना है बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है जंगल। सरकार भी गरीबी और तंगी में होगी, अब न खेत बचे न जंगल न चारागाह, क्या खिलाकर जिलाएंगे मवेशियों को। उनकी गाड़ी के हॉर्न से मेरे मवेशी भयभीत और अराजक हो जाते हैं। दूर से देखकर ही भागने लगते हैं दूर, बड़ी बड़ी आंखें उचका कर देखते हैं। इनके जो भी साथी गए थे कभी लौटे नहीं उनके पास, जो खेत चरकर साथ लौटने से पहले भेड़ियों की घात की आहट पर जिन पशुओं ने चरना स्थगित नहीं किया, वे अब एक जगह नहीं रुकते हैं देर तक। उस पार बहुत नजदीक से झांक रहा है वो। मैं अपने मवेशियों को खूंखार जंगली जानवरों से बचा भी लूं, पर शहर के बाजार से आती कंपनी की गाड़ी से कैसे बचाऊं। तो इस तरीके से केतन की कविताएं हैं। ऐसे ही एक और दर्द कविता है इस कविता में वो वाला जो हर गांव में रहने वाला, फिर वो किसान हो या गांव में रहने वाला वो तबका हो, चाहे किसानी ना भी करता हो, लेकिन अपने गांव के प्रेम के चलते वहां रुका हुआ है। उनके जितने भी मर्म हैं, अपने जानवरों को वो बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं, बच्चे की ही तरह पालते हैं, और उनके ही पालन पोषण में, उनके ही जीवन को हम लोग जो शहर से उस तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पेड़ पौधे जंगल खेत खलियान सब खत्म करते हुए, तो सच है जब ये सब हम जा करके वहां खत्म कर देंगे, ग्लोबल लेवल पर बैलेंस डिस्टर्ब कर देंगे, जानवर जो हमें देते हैं, जंगल पेड़ पौधे जो हमें देते हैं, वही हम छीन लेंगे, तो फिर हम कहाँ से खुश होंगे। इस तरह ये तो बहुत खूबसूरत थी। इस तरह की और भी मर्म इस किताब में है, इन कविताओं में है। ऐसे एक और कविता है जिसका नाम है चारागाह से लौटते हुए। सदियों से हम झुंड में ही निकला करते, सुबह से शाम तक तुम सबकी चारवाही के लिए। सोचता हूँ क्या मेरे और तुम्हारे पूर्वज एक थे, जो मेरा और तुम्हारा पैतृक प्रेम रहा, कोई आदिम नाता जरूर होगा हमारी तुम्हारी जान में। साथ साथ रहना बच्चों, पास पास चरना, जान है तो चारागाह है। एक के साथ पीछे पीछे चलना तुम, कोई बुराई नहीं है तुम्हें अपनी झुंड पर भरोसा करने में। तुम पशु हो इंसान थोड़ी हो मेरे बच्चों। समूह से अलग मत होना। यहाँ पे आप देख सकती हैं किस तरीके से एकता की बात हो रही है, किस तरीके से एकत्व की भी बात हो रही है, और एक व्यंग भी है। समूह से अलग मत होना, जब तक हम एक साथ हैं भेड़िया डरेगा हमसे। साथ साथ चलने से भय नहीं लगता है, दूरी नहीं लगती है, संशय नहीं होता है, आसान हो जाती है राह। साथ साथ चलने से बच्चों यही रास्ते बाड़े और घर तक जाएंगे, हम जहाँ भयहीन रहा करते हैं। तो इस तरीके की केतन की कविताएं हैं। ऐसी ही कविता है जिसका नाम है एकदम तुम्हारी तरह। कविताओं में प्रेम भी है, आशिकी भी है, प्रेमी और प्रेमिका के जो नौ युगल होते हैं उनकी भी बात है। ऐसी ये कविता एकदम तुम्हारी तरह। इतना बेतरतीब कि बताना मुश्किल हो कि तुम अब ज्यादा सुंदर लगती, इतना बेवजह कि तुम्हें चूमने की कोई वजह नहीं होती थी मेरे पास, इतना ही सहज की लड़ाई में भी तुम्हारा अचानक गले लग जाना, इतना अन्यमनस्क की घंटों बाद पता चले कि तुम अब पास नहीं हो, इतना स्तब्ध कि तुम्हारा जाना बहुत दिनों तक जाना नहीं लगा। ये कहना बेमानी होगा कि तुम्हें अब पहले से अधिक चाहता हूँ, तुम्हारा बीता हुआ कि लौट कर आता। इतना प्यार मत करो कि भर जाए पूरी जिंदगी अभी ही, और खाली न बचे जरा कुछ भी जीने के लिए। जीने के लिए कितना हिस्सा बचा लेना होता है प्रेम, तुम्हें यह सिखा कर जाना चाहिए था। बता कर जाना चाहिए कि यादों को कपड़ों की कौन सी तह में दबा दिया जाए, कौन से पन्ने में मोड़ा जाए, किस मोड़ पर जाकर छोड़ा जाए, यह मुगालत ही सही है। मैं देह से काट कर अलग भी करना चाहूं तब भी तुम्हारी स्मृति आत्मा की टहनी पर सूखी पत्ती सी लटकी रहती। स्मृति जिसे न खतों की तरह जलाया जा सकता है, न लॉकेट या अंगूठियों की तरह नदी में डुबोया जा सकता है, न नसों की तरह छुरी से काटा जा सकता है, न आंसुओं की तरह सुखाया जा सकता है किसी हवा में। हाँ वही जिसके आगमन से हमारा चैन नहीं होता, न विदा पर हमारा कोई वश। वो आ सकती है कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त, एकदम तुम्हारी तरह। ये वाली कविता से हर वो सुनने वाला कनेक्ट करेगा या पढ़ने वाला कनेक्ट करेगा जो किसी के प्रति समर्पित है, रहा है या होगा। और समर्पण से मेरा मतलब
अपने आप को न्यौछावर कर देना नहीं होता। समर्पण से मेरा मतलब कि जो जैसा है उसको वैसे ही सराहना। आप जैसे हैं आपको कोई वैसा ही सराहे, हम जैसे हैं हमें वैसे ही कोई सराहे, उसको कहते हैं असली समर्पण। मैंने आपको या किसी चीज को देखा और फिर मुझे लगा ये अच्छा तो है लेकिन मैं इसमें और थोड़ी कलाकारी अपने मन की कर दूं, वैसे नहीं, वो वाला समर्पण नहीं। आहा, आप कितने प्यारे हैं, आपके अंदर हर चीज कितनी प्यारी है। ये हर वो व्यक्ति कनेक्ट करेगा जो अपने जीवन की एक कहते ना मोटो लेकर के चलता है। मेरा मोटो है समर्पण। वो भगवान के प्रति हो, इंसान के प्रति हो, अपने गोल किसी भी गोल के प्रति हो, किसी परीक्षा में टॉप करने के प्रति हो, अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचने के जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसके प्रति हो, तो हर किसी समर्पण से कनेक्ट ये कविता है। बिल्कुल, और ऐसी ही एक कविता है जिसका नाम है कमरा। हम्म, वो हर लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो अपने घरों से दूर रेंट के मकान पे, हॉस्टल में या कमरे में रहते हैं रूम लेके। हम्म, ऐसी एक कविता है कमरा। हम्म, एक बहुत अजीब किस्म की उदासी से भर जाता है मेरा कमरा। हम्म, अचानक बहुत मायूस हो जाती हैं दीवारें। कमरे में धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है। दीवार के सफेद पेंट मनहूस हो जाते हैं। हर सेकंड लगता है कि अभी कुछ रहेगा। हम्म, हर सेकंड लगता है कि अभी कुछ होगा। क्या ऊपर घनघनाता हुआ पंखा नीचे गिर जाएगा? क्या कि बिजली के तार सभी शॉर्ट कर जाएंगे? क्या चारों दीवारें गिर जाएंगी मुझ पर? या फिर अचानक नीचे की जमीन धंसती जाएगी? मेरे मन की तरह और भी भीतर धंस जाऊंगा? या फिर उससे भी भयानक होगा कुछ, कि कुछ भी नहीं होगा, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, न कहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। किसी अकेले बंद कमरे में कुछ भी नहीं होने का अर्थ कितना कुछ हो सकता है। ऐसी ये कविता कमरा, कि किसी अकेले बंद कमरे में कुछ भी नहीं होने का अर्थ कितना कुछ हो कितना सकता है। कुछ हो सकता है, क्योंकि एम्प्टीनेस में पॉसिबिलिटीज ढेर सारी है ना। आप सोचिए, आपको कोई भरी हुई कोई भी बकेट दे दी जाए या टब दे दिया जाए या कोई भी भरा हुआ घर दे दिया जाए, वहां पर आप कितना ही बदलाव कर लेंगे। लेकिन वहीं आपको कोई चीज खाली दे दी जाए, बकेट खाली दे दी जाए, टब खाली दे दिया जाए या कमरा खाली दे दिया जाए, तो वो खालीपन में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है उसको भरने के लिए, अपने मन से सजाने के लिए, अपने मन से उसको आप एस्थेटिकली, ड्रामेटिकली, आर्टिस्टिकली, आप जिस तरह से चाहें वैसे उसे बना भर सकते हैं, सजा सकते हैं, बना सकते हैं। तो एम्प्टीनेस एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और वही है नजरिए वाली बात। अब देखने वालों को तो ग्लास आधा खाली खाली नजर आता है और लोगों को आधा भरा भरा नजर आता है। तो वैसी ही वाली ये कमरे की कहानी और कविता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी गई। ऐसी एक और बहुत ही सुंदर कविता है जिसका नाम है एक अतिरिक्त छुअन। वाह। एक छुअन वो जो तुमने अपनी रखी थी, हम्म, एक छुअन वो जो तुमने अपनी रखी थी मेरे कंधे पर, एक वो जो तुम्हारे हाथ हटाने के बाद अब तक छू रही है मुझे। वाह। एक डर में भीगी हुई खुशी, आशंकाओं में झोंकों से सिकुड़ती, पर ये कब कभी भीतर मन में दबा लूंगा, ताकि तुम्हारे हाथों से छनकर आई सिहरन न छेड़े कोई तार जिससे सामने दृश्य में डूबी तुम विलग्न हो जाओ अपने रोमांच से। वो छुअन, वो प्रेमी वज्रपात सा लूंगा मैं फिर से। वो छुअन जो तुम्हारे पहले मैसेज पर थमी थी कि पैड के अक्षरों पर धड़कती, वो जो बहुप्रतीक्षित कॉलबैक को उठाने पर छू गई थी। कितनी संभावनाओं को वो छुअन जो ख्याल में आने से पहले और वहां से निकलने के बाद भी, वो अतिरिक्त छुअन जो तुम्हारी अनगिनत छुअन की स्मृति में ताजा है। एक अतिरिक्त छुअन। एक अतिरिक्त छुअन। कितनी बार ऐसा होता है ना आपकी और हमारे सभी की लाइफ में कि एक बार और वाला जो हर जगह, वो माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ, वो एक बार और, वो एक सेकंड और, अरे थोड़ी देर और, एक दिन और रुक जा। घर जाते हो तो होता है ना, मम्मी पापा बोलते हैं एक दिन और रुक जा ना यार, भाई बहन के यार अभी 1 घंटे में चलते हैं ना। दोस्तों के बीच में भी ऐसे ही होता है ना, कहीं पहुंचे हो और एक, अब वो अतिरिक्त वाला जो वो जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा का जो मजा है ना, आप कितना भी सारा आपस में आदान प्रदान कर ले, खुशियों का, वक्त का, मटेरियलिस्टिक चीजों का, किन्हीं भी चीजों का, बट वो उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, उसकी जो खुशी, उसकी जो खुशबू, उसका जो एहसास है, वो हमेशा एक्स्ट्रा ही रहेगा। वो आजकल तो हर चीज में हम लोग को एक्स्ट्रा फ्री, इतने पे इतना एक्स्ट्रा, कितनी खुशी होती है ना, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा। वो कोई भी सामान हो सकता है, आपकी रोजमर्रा की चीजें, टूथपेस्ट हुआ, आपका क्रीम, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी चीजें आती है ना किचन के सामान में, इतना सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ कितना अच्छा लगता है। तो अब आप सोचो, वो तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, खाई पी खत्म हो जाएगी, लेकिन इमोशंस, रिश्तों के बीच में उस एक्स्ट्रा की
खुशबू और याद कितनी दूर तक रहती है। आज जो मोमेंट आप क्रिएट करते हो वो एक्स्ट्रा वाला, वो आप 10 साल बाद जब बैठ करके या ऐसे हंसी मजाक में बात करते हो, और यार वो तब ऐसा किया था, वो जो उसके बाद दैट अतिरिक्त चीज जो होती है वो अपनी खुशबू अलग से लिए होती है। बड़ा खूबसूरत था वो अतिरिक्त छुअन। ऐसी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक और समसामयिक रचना मेरे सामने आई है, बुद्ध की आत्महत्या। अभी नीट का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, जैसा कि हर बार होता है सारी परीक्षाओं की। जो बच्चे या बच्चियां हैं जो अपने घरों से दूर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अपना जीवन, अपनी जवानी खपा रहे हैं, कि अपने कोई एक सपना लेके, मकसद लेके घरों से दूर हैं, और उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ नहीं, काफियों ने किया भाई। हर बार होता है, कोई रिजल्ट में फेल हो जाता है तो आत्महत्या करता है। कुछ इसलिए कर लेते हैं कि उन्होंने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत किया, लेकिन पेपर लीक हो गया, जैसे कि अभी हालिया मामला हम लोग के सामने है। ऐसी ये कविता है, बुद्ध की आत्महत्या, कोटा, दिल्ली और इलाहाबाद के लिए। अपनी असफलताओं की कालिख को जब धुलने चलते हैं वे रात के अंधेरों में अकेले, तब स्ट्रीट लाइट में बनी परछाई पूछती है उनसे कई संगीन सवाल। इस धरती से खींची गई हर सांस एक रुपया और उधार का एहसास कराती है। रोटी का एक अतिरिक्त और लगता है अश्लील, बाप के घर में सबसे बड़े सौदागर थे जो गिरवी रखे हैं माँ के सपने एक और सिगरेट के बदले। हर अपडेट के बाखबर हैं वे, परीक्षा मंथन और घटना चक्र के पृष्ठों की सुगंध तक रटी है जिन्हें। शौकिया जुआरी हैं वे, हर वैकेंसी का फॉर्म भरने से पैसे जुटा ही लेते हैं। वे अपने संपूर्ण वजूद का भर रहे हैं अब किराया, उनकी नसों में सूखा गहरा लाल खून है और जिगर में बहुत सारी कब्रें। सुनिए, आप अपनी दलीलों को सलीके से पतला लपेटिए और करीने से कान खुजाइए, क्योंकि आप अभ्यस्त हैं अपना कान भर लेने को। आपका सारा संघर्ष केवल आपकी बेरोजगारी की सुहागरात तक था। आपने ठेले का आखिरी चाय रिजल्ट के एक दिन पहले वाली शाम को पी थी। कर्म सिद्धांत ने यही सिखाया कि उम्मीद से लबरेज आंखें कभी बेरोजगार नहीं होती। पर उम्मीद न भिखारी ने छोड़ी कभी, न बधुआ ने, न दिहाड़ी मजदूर ने, और न ही अपने बदन से हर दिन 25 मर्दों को उतारने वाली वेश्या ने। हर मेहनत कश उम्मीद अंत में सफल नहीं होती। घर छोड़ने वाले हर युवक बुद्ध नहीं बनते। घर छोड़ने वाले हर युवक बुद्ध नहीं बनते। कुछ बोधि के बाद भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक चरवाहे के गीत, इस काव्य संग्रह में केतन ने लगभग तमाम, या यूं कह लें कि सभी पहलुओं को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही जो उसका अपना तजुर्बा है समाज को देखने का, तो इस तरीके से उसने अपने शब्दों को पिरोया है, एक एक भाव को। इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरा जो काव्य संग्रह है चरवाहे का गीत, ये हमें और आप सभी को पढ़ना चाहिए। और आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको वो सारे के सारे पहलू अपने आसपास, अपने अगल बगल दिखाई देंगे और आपको लगेगा कि ये आपकी अपनी बात हो रही है। बहरहाल, आगे की चर्चा पर चर्चा के लिए किताब मैं आपको देता हूँ। जैसा कि आप भी कुछ कविताएं चुन करके रखी हैं, तो वो कविताएं और किताब अब आपके हवाले। केतन का काव्य संग्रह, चरवाहे का गीत। केतन की ये जो कविताएं हैं, ये जो काव्य संग्रह है, जो राजकमल ने बड़ी खूबसूरती से, इसकी पब्लिकेशन और कवरिंग भी बहुत खूबसूरत की हुई है, और जो शब्द है यहाँ पर, जो भाव है यहाँ पर, आपको पढ़ना, हम सबको पढ़ना जरूरी क्यों है। केवल कविताएं नहीं है, या केतन का अपना निजी एक्सपीरियंस नहीं है, ये वो सारी घटनाएं हैं जो हम आए बगाए देखते जरूर है, बट नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? कई सारे कारण हैं। अरे, वो चीज घट रही हमारे साथ तो नहीं हो रही ना, किसी और के साथ हो रही है, हमें क्या लेना देना है, कोई और देख लेगा, नहीं भी देखा तो हमारा क्या जा रहा है। ऐसी कई सारी बातें, वो हमारे घर का तो मैटर नहीं है ना, उसके घर का ना, वो देख लेगा। इस तरह की अंतर आत्मा के जो शब्द हमारे आत्मा से और जुबान से निकलते हैं, हमारे दिमाग में घूमते हैं, वो आते कहाँ से हैं, आने नहीं चाहिए। अगर हम एक सही व्यक्ति हैं, सही इंसान हैं और सही समाज बनाना चाहते हैं, सिर्फ घर परिवार नहीं, आपके घर के चार दीवारी के भीतर जो 4-8 लोग हैं उनकी बात नहीं करूं, समाज से मेरा मतलब है हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, उन सबकी समस्याएं हो, उन सबकी खुशियां हो, कोई भी चीज हो, जब तक
आप साझा नहीं करेंगे, आप औरों की चीजों को अपना नहीं समझेंगे, तब तक आपका भी दर्द या खुशियां कोई और नहीं समझेगा या बांटना नहीं चाहेगा। और ऐसे में वही होगा बंटवारा, तू तेरा देख मैं मेरा देखूं। और ऐसे में फिर ना तो घर परिवार बचता है, ना समाज बचता है, और देश और राष्ट्र की तो बात ही छोड़ दो फिर। तो ये जो कविताएं हैं, मैं सिर्फ केतन की इस काव्य संग्रह की बात फिलहाल तो यही हो रही है, लेकिन मैं अदरवाइज भी कह रही हूँ, जो काव्य संग्रह होते हैं या स्पेशली जो सटायर्स होते हैं सोसाइटी पर, अलग अलग मुद्दों पर, उसमें बड़ी बातें बहुत छोटे में कही जाती हैं, सिर्फ आपको ये सिखाने, समझाने, जताने के लिए कि भाई ओपन योर आईज, इट्स द हाई टाइम। आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कब, कल तो कभी आता ही नहीं है। और वो चरवाहे के माध्यम से कही जा रही हूँ, एक चरवाहे का गीत जो टाइटल है उसके माध्यम से कही जा रही हूँ, या किसी और माध्यम से कही जाए, such poems are eye opener. Then please read it and open your eyes. जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा समाज को देना पड़ेगा, जैसा समाज से आप अपने लिए चाहते हैं वैसा वैसा वर्षा गेम है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। खैर, और ये जो अभी आपने जो लास्ट पोएम पढ़ी है बुद्ध वाली, मुझे हालांकि उसको अपने शब्द देने की जरूरत नहीं है, उसमें एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक लाइन आपको सुन करके खुद ही हिट करेगी, क्योंकि उसके लिए कहीं दूर जाकर के उस एक्सपीरियंस को जीने की जरूरत है। वो घट रहा है इस वक्त, राइट एट दिस मोमेंट यू आर लिविंग दैट फेज ऑफ लाइफ। नेट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ने अलग अलग कारणों से आत्महत्या कर ली है, प्रोटेस्ट चल रहा है, नई नई पार्टियां खड़ी हो जा रही हैं, अलग अलग चौराहों पर जगह जगह से पहुंच करके प्रोटेस्ट हो रहा है। एक जिम्मेदार व्यक्ति से इस्तीफा मांगा जाए, छुप दे नहीं रहा है। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है इस कविता के भाव को समझने के लिए, तो यहाँ ऐसे सामने रखा हूँ हाल ही में पर्स, ऐसी सारी कविताओं के भाव आपको बहुत दूर जाकर समझने की जरूरत है ही नहीं, और उनको मुझे आपको एक्सप्लेन भी करने की जरूरत है। दर्द, मैं जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, compassionate person can feel it anytime, anything, anywhere, and such poems can hit you right at then and there. उसके लिए मुझे कहीं जंतर मंतर पे जाकर प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑनलाइन अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के बहुत चिट्ठियां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं करने की। मैं अपने आप बदलाव वाली बात कहती हूँ, अगर मुझे अपने आप में मुझे देखना है, अगर मैं खुद में कर बहुत हो जाएगा, वो अपने आप होने लगी साइकिल। हर चीज एक्शन का रिएक्शन है, चेन साइकिल है, यूनिवर्स का सिस्टम है, एवरीथिंग इज चेन साइकिल। आप जो बोओगे वही काटोगे, सिस्टम सिंपल है। मैं प्रेम से बोलूंगी तो आप प्रेम से जवाब देंगे, मैंने आपसे झगड़े से या गुस्से में बात की तो आप ऐसे ही जवाब देंगे। ऑब्वियसली आप एक आध बार को टाल सकते हैं, अनदेखा कर देख सकते हैं, लेकिन रिपीटेटिव अगर वैसी चीजें होती तो आप नहीं कर सकते ना, ऐसा क्यों करेगा? पहली बात तो करेगा क्यों? भगवान ने इंसान बनाया है, मैं मुझे नहीं बनना है सब, भगवान नहीं हो जाओगे क्या हम सारे के सारे? मेरी बात बहुत दूर तक जा सकती है, जब कोई चीज दर्द देती है, घटना है स्पेशली आपकी घटती है, तो गुस्सा ऐसे तो निकलता है, और ऐसे ही निकलता है, ऐसे निकालना ज्यादा बेहतर है बजाय कि सड़क पे निकल के मार करना और बमबारी करना, या लोगों की गर्दनें काटना, या गाली गलौज करना, या कपड़े फाड़ने से बेहतर है। ये हो तो रहा है, वो तरीका सही तो नहीं है। मुझे लगता है मैं जो कह रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं किसी को समझ में आ रहा हो तो मैं तो करती हूँ बहुत सारे बदलाव धीरे धीरे, एक साथ बहुत जोर से नहीं करने को कह रही, पॉसिबल भी नहीं, और करने की जरूरत भी नहीं बहुत जोर से, एक साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलाव तो किया ही जाता है, और शुरुआत अपने आप से ही होती है। वेल, कुछ कविताएं आपने पढ़ी, कुछ कविताएं हम पढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरत सा एक टाइटल है, घास का रंग, और बहुत बढ़िया अंदाज में लिखा हुआ है। अगर इस दुनिया में हरियाली बनी रहने की शर्त यही है, तो आयशा मैं चाहूंगा कि सावन के अंधेरे बने रहे। मुझे हरे से बिल्कुल नफरत नहीं है, ना ही मेरे भीतर के खून को। मेरी गाय भी जो चारा चढ़ती है वो हरा ही है, और मुझे पता है मेरी गाय का लाल खून भी किसी हरे से बना। हरे दुपट्टे और हरी चूड़ियों में तुम आसाम की चाय बगान या कश्मीर की, जिस हरी दिमाग से मैं अपने पशुओं के लिए जीवन की गीत बुनना चाहता हूँ। पत्तियों का रंग
क्लोरोफिल के कारण भरा होता है, किसी मुसलमान के छूने की वजह से। मेरी गाय और बकरियां हरा चारा देखकर इस तरह भागती हैं मानो कोई रांझा हीर के पहले प्यार में। वाह। हरेपन की चमक कितनी सतरंगी होती होगी आयशा मेरे मवेशियों की विधर्मी आंखों में। पत्तियां उसी सूरज की किरणों से भोजन पकाती और घास का रंग नुकीला हरा हो जाता है। घास का रंग टाइटल के नाम से इतनी खूबसूरती से आपने एकता की बात कर दी। शब्दों में अनेकता एकता संघ के हम बात कर रहे हैं। घास के जरिए आपने ह्यूमैनिटी की बात की, आपने यूनिटी की बात कर दी। भाई जानवर हो, चाहे वो हरियाली हो, चाहे वो मनुष्य हो, भगवान ने सब कुछ रिसाइक्लेबल बनाया है। वो ऐसा प्रोडक्ट में देखते ना 3 एरो में ट्रायंगल बना हुआ ग्रीन कलर में, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कोई कैसे कह सकता है कि मैं ही मैं हूँ और तुम ही तुम हो? कहाँ हम और तुम है? सब इंटरकनेक्टेड। बहुत ही अच्छी बात है। अभी मतलब जिस तरीके से केतन की कविताएं हैं, जिस तरीके से वो इस कविता में जिस बारीकी से उसने एक मुहावरे का प्रयोग किया है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है, ये मुझे लगता है कि केतन की खूबी है और ये उसकी कामयाबी है और उसकी किताब की भी कामयाबी है कि अपने शब्दों को आसानी से मुहावरे का प्रयोग करते हुए अपनी बात को ऐसे रखना कमाल है। वाह, बहुत राइट। तो जिधर मुड़े उस और चल पड़ी संस्कृति। तो जहाँ ठहर गए वहां सभ्यताएं बसी। पशुओं की आवाज के साथ जो गुनगुनाया वे गीत बन गए। उनका बसावन वातावरण का आतिथ्य होता। उनके मवेशियों में जिन नदियों के किनारे पानी पी, वे नदियां इतिहास की गवाह बनी। उन्होंने जिस भूमि को पसीने से सींचा वे खेत खलिहान बने और इस और इस तरह दुनिया बन गई। मगर वे कुछ भी बनना बनाना नहीं चाहते थे। वे बस प्रकृति की संगत में सुर मिला रहे और इस तरह वे ही इस दुनिया के पहले कवि। घर में गृहस्थ और बाहर बैराग। दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर को उन्होंने भेड़ बकरियां चराते चराते नापा। अनेक कई जगह खोजी और फिर छोड़ दी। रुकना उनकी फितरत से बाहर। वे न मनु थे न आदम। ग्रंथों की गढ़ी हुई तमाम छवियों के बाहर वे केवल और केवल चरवाहे। वाह। हम कहते हैं ना कि एक पिक्चर आता है ना, आदि मानव से मानव तक की जर्नी का। उसमें कोई भी चीज ऐसे बनते बनते बनी नहीं। अचानक से सृष्टि बनी और हर कुछ वैसा जैसा अभी हम देखते हैं वैसा नहीं था। तो वैसे ही हर घटना को बड़े तसल्ली से सुंदरता से शब्द दिए हैं यहाँ के तुमने। और कैसे संस्कृति संस्कृति बन गई, कैसे सभ्यता सभ्यता बन गई, कहाँ रुके, कहाँ उनके भेड़ बकरियों ने पानी पिया तो वो नदी वो बन गई। जहाँ वो घर बनाकर रहने लगे तो वो घर हो गया, और जहाँ बाहर निकल गए तो बैराग हो गए। और नापते नापते उनको चराते चराते उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली सुंदर तरीके से। और मनु और आदम का जो यहाँ पर बात करी है, वे न मनु थे न आदम। ग्रंथों की गढ़ी हुई तमाम छवियों के बाद वे केवल और केवल चरवाहे। वही आज हम सबके ऊपर भी अप्लाई होता है। हम भी अपने घरों से निकलते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, भटकते भटकते, और हर चीज को एंजॉय करते हैं क्योंकि यही तो जीवन का एक्सपीरियंस है। घर में बैठे बैठे कोई ये कह दे कि मैं बहुत समझदार हो गया, मैंने दुनिया देख ली, तो क्या वो बात सही हो जाएगी? समझदार तो वो होगा ना, ज्ञानी तो वो होगा ना जो घर से निकलेगा, जो दुनिया देखेगा, वो जो 4 लोगों से मिलेगा, 4 नई बातें सीखेगा, वो हुआ सही चरवाहा। तो बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा है यहाँ पर बहुत सारी चीजें। और मैंने कुछ और भी यहाँ पर एक और बहुत सुंदर टाइटल है, ये जानकर भी कि तुम लौट नहीं पाओगे। ये टाइटल, ये जानकर भी कि तुम लौट नहीं पाओगे तुम्हें जाने दो। तुम उंगली छोड़ना नहीं चाहते थे तब, और अब पकड़ नहीं पाते। वाह। तुम्हारा बचपन यूं ही बकैया दौड़ता दिख पड़ता था। आंगन द्वार पर तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आ पड़ती। अचानक किवाड़ से उचक कर ताकने लगती हैं आंखें इधर उधर मन जैसे। छुट्टी नहीं मिली। कितना क्रूर वाक्य है मेरे बच्चे। तुम्हारी नौकरी और ममत्व के बीच तटस्थ धड़क रहा हमारी माँ का हृदय। तुम्हारी नौकरी और ममत्व के बीच तटस्थ धड़क रहा है तुम्हारी माँ का हृदय। तुम्हारे इच्छित खिलौनों के संसार में टहल आते हैं हम लोग।
तुम्हारी मासूम शैतानियां किस्सा है, हमारी रोज की बातों का, तुम्हारे न होने में होने से भरा हुआ है तुम्हारा, तुम्हारे न आने की सूचना में तुम्हारा आना गूंज रहा है। बच्चे नहीं आ रहे, इस वाक्य में बच्चों का न आना कतई नहीं छिपा है, पर सुनो, बहुत दूर मत निकल जाना ये बच्चे। यह हर उन बच्चों के लिए है, वही जो कह रही थी, जो रिश्तों में आप और एक्स्ट्रा थोड़ा सा अतिरिक्त भाव जो होता है कि घर से एक बार निकल गए तो फिर आप निकल गए। और नॉर्मली कोई सी भी क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, बच्चे मुझे लगता है मोस्टली 10th के बाद हम आप जैसे लोग तो निकल ही जाते हैं घर से। एक बार घर से हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल से फिर कहाँ मैं कहाँ लौट पाती, क्या आप लौट पाए? मैं तो नहीं लौट पाई न, कोई नहीं लौट पाती। तो वो जो दर्द है माँ का, हालांकि यहाँ तो माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है, यहाँ चरवाहा वो माँ है लेकिन यही भाव पिता के भी भीतर होते हैं, या जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, नानी दादी दादा दादी या कजिन चाचा ताऊ के साथ, तो सबके भीतर वो थोड़ा थोड़ा वैसा वाला भाव रहता है कि भाई बहुत दूर मत निकल जाना, कभी कभी बीच बीच में आते रहना। तो ये बहुत सुंदर है, मैं चाहूंगी ये बात में आप पढ़े अयोध्या से, लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। छोटी सी 4 लाइन की कविता है, पुकार। इतने जोर से मत बोलो कि बहुत सारी आवाजें दब जाए, बल्कि इतनी जोर से सुनो कि बहुत सारी चुप्पियां बोल उठे। वाह। हाँ, बहुत सुंदर। इसीलिए तो कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें बहुत ही समेट कर एक कवि कविता के रूप में परोसता। ऐसी एक सी कविता है, बहुत छोटी सी है, वो लिखते हैं कि चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं उन सभी जगहों पर जहाँ बोलना बहुत जरूरी था। और वैसा माहौल आप अपने इर्द गिर्द अपने आसपास देख सकते हैं, जो आप शुरुआती में भी बात बोल रही थी कि कोई मसला होता है, कोई घटना होती है, हम अक्सर सोचते हैं अरे मेरे लिए नहीं है ना, मेरे साथ नहीं हो रहा है ना, उसके साथ हो रहा है ना, मैं क्यों बोलूं, वही। तो ऐसी प्रासंगिक बहुत ही खूबसूरत किस्म की कविताएं हैं इस किताब में, चरवाहे के गीत में। बहरहाल आप कुछ कविताएं और पढ़ना चाहती हैं? एक यहाँ पर मैंने मार्क कर रखी है, एक पढ़ती हूँ, समय की भी बिल्कुल। अब कुछ कविताएं छोड़ भी दें, हाँ बहुत छोड़ी है, सारी कविताएं हम ही पढ़ देंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? किताब बहुत सुंदर है, केतन की लिखाई बहुत सुंदर है, आप किताब ऑनलाइन मंगाएं, आप किताब पढ़ें, फिर आप जाइए उस किताब में, देखिए फिर क्या रस है, क्या आनंद है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। हमें भी ताजा कीजिए। बिल्कुल। आवाज। क्यों मैं अपने रूठने को जुबान नहीं दे सकती, और उसका धैर्य तब तक टटोल लेना चाहा जब तक उसने थक हार कर लौट कर चले जाने का निर्णय न कर लिया। जैसे कब की अघोरी हुई प्यास पानी देख कर ही लौट जाती। बहुत सी आवाजें हाशिए पर पड़ी रहती, कितनी अदम में विवशता है मौन कि कोई उसे पूरा का पूरा समझ। पहाड़ के हृदय में जो कुछ मिला हो, शायद झरने के रास्ते बाहर आ जाता। चट्टानों पर पड़ती पानी की चोट से वो आवाज निकलती है, वो शायद पहाड़ के भीतर की कराह ही तो। कुछ आवाजें वहां से हवा अपनी सरसराहट में रख ली, कुछ चिड़िया अपने कंठ में रख कर ले जाती। जो भी जीव जंगल से निकलकर वहां पानी पीने आता है, वो वहां से अपने लिए थोड़ी थोड़ी आवाज ले जाता। बहुत से इंसान अपनी कोई भी आवाज पहाड़ से पाकर लौट, पर तुम ऐसा कौन सा मौन छोड़ गई हो मेरे पास कि कोई आवाज इन सबके पास नहीं है। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मतलब कमाल। इस तरह की ढेरों लिखाई इस एक चरवाहे के गीत चेतन ने लिखी और कुछ और राज कमल ने पब्लिश की है, राधा कृष्ण पब्लिकेशन के थ्रू। कवरिंग बहुत अच्छी है, कविताएं बहुत अच्छी, लिखाई बहुत अच्छी है, और उन सब के अंदर मर्म बहुत अच्छा है। मर्म इसलिए कह रही हूँ, हालांकि इमोशंस तो हमारे पास ढेर सारे दिए भगवान, लेकिन इसकी हर कविता में एक वो कनेक्शन है, वो एक छूट जाने का होता है ना, एक वो पीड़ा आती है, और तब कर लिया होता, तब इसको थोड़ा सा ट्यून कर लिया होता तो शायद चैनल आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। वो वैसी वाली, फिर वो
माँ बाप के साथ की हो, दोस्तों के साथ की हो, प्रेमी प्रेमिका के साथ, अपने भीतर की ही क्यों ना हो, फिर समाज के साथ, हर तरीके की एक तरह से वो ट्यूनिंग का एक मिसिंग पॉइंट हर कविता की। और आप पढ़ेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाह, इस तरह की और भी किताबें आनी चाहिए, इस तरह की और भी लिखाइयाँ होनी चाहिए, इस तरह की लिखाइयों की तरह समझ की हमें जरूरत है, समाज को जरूरत है। क्योंकि आपके पास समझ है, मेरे पास है, आपके पास है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी एक दूसरे की आदान प्रदान हो जाए तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और जितनों के पास है उससे कई गुना ज्यादा की जरूरत है, तो वहां तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। तो और हमारा मकसद भी वही होता है। सिर्फ हम कविताओं की बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज भी हमारा मकसद ये है कि हम अपने लोगों को अपनी चीजों, अपने आप से कनेक्ट करने के लिए प्रेरित करें। वो हिंदी पढ़ाई हो, वो पुराना और नया साहित्य हो, वो कविताएं हो, वो नॉवेल्स हो, किस्से कुछ हो, भी हो सकता है। कहानियां हो, कुछ भी। कनेक्ट रहिए अपने आप से, कनेक्ट रहिए अपनी रूट्स से, अपनी संस्कृति से, अपनी चीजों से। दूसरी चीजों को छोड़ करके नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ना ही हम लोग कहते हैं हमारा मुद्दा वो तो कहते हैं, ऑब्वियसली जिस एरा में जी रहे हैं वहां पर वर्सेटाइल होना, मल्टीटास्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो सारी चीजें हमारे लिए प्लस है, लेकिन माइनस कब हो जाता है जब हम अपनी ही चीजों से कटे हुए होते हैं, अपनी चीजों से अनभिज्ञ होते हैं, अपनी ही चीजों के बिल्कुल भी जानकार नहीं होते, अपनी चीज को गैर जरूरी समझते हैं, बाकी चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। तब जाकर के बहुत ज्यादा बैलेंस आउट हो जाता है, बैलेंस बैलेंस की तरह, ना इधर ज्यादा ना इधर। तो ये थी आज की हमारी एक चरवाहे का गीत, बहुत खूबसूरत कविताएं, कविता बहुत ही और अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि आप सभी को केतन की एक कविताएं जो है संग्रह है, एक चरवाहे का गीत, आप सभी को पढ़ना चाहिए। और जिस तरीके से केतन ने अपनी भाव को लिखा है कविता के माध्यम से, उन कविताओं को किसी प्रकार की व्याख्या करने की कोई भी जरूरत नहीं। आप एक एक शब्द जब पढ़ेंगे तो आपको एक एक सीन, एक दृश्य आपको अपने आसपास घटित होते हुए दिखाई देंगे। आप खुद एक चरवाहा हो, आप खुद ही अपने आप को एक चरवाहा, एक मवेशी के रूप में अपने आप को कहीं न कहीं पाएंगे। अपने आप को कहीं न कहीं आपको अपना गाँव वाला पाएंगे, जो कंपनी की गाड़ी आते हुए देखता है तो सोचता है कि अब आगे क्या होगा, उसके गाँव में क्या होगा। तो बहरहाल आज का कुल मिला-जुला के बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छा काव्य संग्रह है। आप इसे पढ़ें और खूब सारा इस किताब को प्यार दें। गीत। और इस किताब के साथ साथ आप हमारे पॉडकास्ट को भी ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, बिल्कुल। उसमें बढ़ोतरी चलती रहे, हमारे सभी चैनल से कनेक्टेड रहे। हमारे पॉडकास्ट सुनने के बाद उसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप साहित्य गैलरी से किताब ऑनलाइन मंगा मंगा सकते हैं, दैट इज ऑनलाइन बुक स्टोर। और आप बाकी चीजें साहित्य गैलरी दोनों ही जगहों पे डीएम करके करेक्ट करके पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें तो। और अपने कुछ थॉट्स भी अगर आपको लगता है हमारे पास आने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर कीजिए, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। हम यहाँ पर पेड प्रमोशन करते हैं किताबों का, बुक रिव्यू करते हैं। तो अगर आप में से कोई भी अपनी किताब का रिव्यू करवाना चाह रहा है या कनेक्ट होना चाह रहा है तो प्लीज दिए। और फिर मिलेंगे अगले संडे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई किस्से, कहानी, कविता या नॉवल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पॉडकास्ट सुनिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक हर हर महादेव। धन्यवाद।